जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर रहे थे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो हमने लोगों ने पूरा उसका सिलेबस समझा था और अन्य चीज़ें किस तरीके से हमें उन चीज़ों को कवर करना है चीज़ें देखी। तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से इन चीज़ों को देख लेते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेखपाल के लिए जो 5 नंबर का पूछा जाता है उसमें देखो दो चीज़ें आती हैं। ये पूरा ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है जो आपका विज्ञापन के अकॉर्डिंग दिया गया था, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें ये सिलेबस था। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। बाकी पेड बैच में हमने इन चीज़ों को लगवा दिया था। ये है वो सिलेबस जो नॉर्मल साइंस में पूछता है, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक और रसायन में। तो सम्मिलित ये भी है। तो कहने का मतलब जो टेक का सिलेबस है वो तो अलग है, इसके अलावा आपको जनरल साइंस भी कवर करनी होती है। तो सारा एप्लीकेशन में हम लगवा देंगे, निश्चिंत रहिएगा। हमने बताया था कि लास्ट मार्च तक पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। अब हम लोगों ने पहली क्लास कर ली थी, तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी इसका सिलेबस है। तो ये प्रौद्योगिकी की नीतियाँ, प्रौद्योगिकी जो साइंस एंड टेक की जो नीतियाँ रही थी वो पढ़ाया था। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, किस तरीके से उसका अनुप्रयोग किया जा रहा है। और इसमें हम लोग एक सेशन और ऐड करेंगे, जिसमें से ऐड करेंगे कि भारतीयों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। ये हम आज के सेशन में ऐड करेंगे करंट अफेयर को जोड़ते हुए, यानी कि 2025 जनवरी से लेकर के 2026 फरवरी तक का जितना करंट का पोर्शन था वो इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स मत बनाइएगा, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ के लिए आपको बता देंगे, बस आप शांति से क्लास देखिए। चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस तक चीज़ों को कवर करना है। जैसे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंप्लीट किया था। अब देखो, सबसे पहले हमें ये चीज़ें समझनी होती हैं कि दैनिक जीवन में जब हम विज्ञान का उपयोग करते हैं तो वो क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमारा वित्तीय क्षेत्र है, वित्तीय का मतलब जैसे हम लोग यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा लेन देन में या टेक्नोलॉजी की ही देन है। स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं। तो ये सब किसका है? तो ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही देन है। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में आजकल देख रहे होगे आप, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार ने कितने एप्लीकेशन फ्री में चला रखे हैं। आप डायरेक्ट अटेंडेंस लगा सकते हो, आप डायरेक्ट किसी चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपदा प्रबंधन में हमने आपदा प्रबंधन जब पढ़ाया था तो उसमें इन चीज़ों को क्लियर किया था किस तरीके से आपदा प्रबंधन में कौन कौन सी एप्लीकेशन सरकार इस समय चला रही है कि आपको अलर्ट मिल जाता है कि नहीं चक्रवात आने वाला है, आपको अलर्ट मिल जाता है कि बारिश होने वाली है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट, कृषि के क्षेत्र में आप देखते होगे एक से एक एप्लीकेशन चल रहे हैं कि आप अगर कोई फसल उगाते हो उसमें कीड़े लग गए तो आप डायरेक्ट फोटो खींचो, उसमें उसका डिटेल आ जाता है कि कौन सी बीमारी, कौन सी इसमें दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेविगेशन, जीपीएस के क्षेत्र में आप लोग लोकेशन डालो, जगह का नाम डालो, तुरंत वो लोकेशन बता देता है और दूरी और साथ साथ आपको पूरी रास्ता वो दिखा देता है। तो इस तरीके से ये हमारे वो क्षेत्र है जिसपे हमें मुख्य रूप से फोकस करते हुए पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल करी। वित्तीय क्षेत्र में जैसे यूपीआई था, तो यूपीआई में इसका आपको देखो, इन चीज़ों को कवर करने के लिए दो चीज़ों पे फोकस रखना। पहली चीज़, इसको इस्टेब्लिश करा गया, इसका फुल फॉर्म क्या था और किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री से इसका संबंध है। जैसे यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थे उनके द्वारा इसको चलाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको जो संचालन करती है कंपनी वो है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नियंत्रित इसको आरबीआई करती है। दुनिया का ये सबसे सफल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। तो आप लोग ये चीज़ें जो हमने कीवर्ड्स आप लोगों को बताएं, इनको आपको सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं याद करना। प्रारंभ कब, फुल फॉर्म क्या है, इसको कौन नियंत्रित करता है, कौन संचालित करता है। आपने दो एप्लीकेशन इसमें और जुड़ी हुई देखी होंगी, यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे। ठीक है, ये बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब जैसे डिजियो लॉकर एक आपने एप्लीकेशन सुना होगा, तो इसको लॉन्च 1 जुलाई 2025 को मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसकी जो टैगलाइन रही थी वो थी मेरे दस्तावेज कभी भी कहीं भी। ठीक है, और ये डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इसको चलाया गया था। ये भी बात आपने समझ ली। संचालन इसका इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको किया जाता है। इसमें डीएल है, मार्कशीट है, पैन कार्ड है, आरसी वगैरह सारा आप इसमें स्टोर कर सकते हो ऑनलाइन। यानी आपको
इसको मार्कशीट आपको फिजिकली लेके नहीं चलना होगा, डायरेक्ट आप ऑनलाइन फ़ोन पे स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो, और ये वैलिड भी है, मान्य भी है। ठीक है, तो ये आपने दो चीज़ें समझी। इसके अलावा आता है कि जैम ट्रिनिटी और दूसरा आता है भाषणी एआई। तो इन दोनों के बारे में, तो जो जैम का है, तो जैम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, जनधन आधार और मोबाइल। ये सब्सिडी के लिए बनाया गया था। तो यानी कि जो सरकारी सब्सिडी जो आती है डायरेक्ट इसी के थ्रू बैंक में जाती हैं। तो जैम का फुल फॉर्म है जनधन आधार और मोबाइल। भाषणी एआई क्या है, तो फुल फॉर्म है भाषा इंटरफेस ऑफ इंडिया। लॉन्च जुलाई 2022 में किया गया। मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। या एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी है। टोटल 80 नंबर की हम तैयारी लेखपाल में करा रहे हैं। 10 नंबर डीआई और 10 नंबर की हिंदी, ये दोनों हम तैयारी आपको नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशंस हैं, ये है जो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश की लग चुकी है, इसका आपदा प्रबंधन और ईवीएस लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद कंप्यूटर अभी नहीं करवाया है। और ये वाला जो पोर्शन था जीएस वाला, इसमें हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। देखो, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, इकोनॉमी कंप्लीट हो गई है, जियोग्राफी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, ग्राम समाज एक और दूसरा कंप्यूटर, ये दो रह जाएंगे। तो लास्ट मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से इन बैच को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वहीं से डाउनलोड होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने बता दिया क्लास एप्लीकेशन पे नहीं होती है, सिर्फ यूट्यूब पे होती है। आप चाहो तो बैठ करके नोट्स बना लो, वरना आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। अब नाविक के बारे में देखिए, नेविगेशन के क्षेत्र में है। तो नाविक जो है, ठीक है, तो यह लेखपाल के लिए भविष्य का सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि जमीन के सटीकता और लोकेशन को बताता है। भारत का जो अपना ऐप है वो है जीपीएस। ठीक है, पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब लॉन्च इसको 2013 में किया गया। प्रथम जो उपग्रह था IRNS फर्स्ट वन के लिए, पूर्ण संचालन इसका 2018 में हुआ। विभाग इसरो इसको चलाता है। कीवर्ड्स 7 सैटेलाइट, 7 उपग्रहों का एक समूह है। ये 1500 किलोमीटर तक की भूमि से 1500 किलोमीटर बाहर तक का ये कवरेज कर सकता है। 1500 किलोमीटर की रेंज है, इतना ये कवरेज कर सकता है। L5 एंड S बॉन्ड, यह सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है जो मोबाइल में नेविगेशन की सटीकता को बताती है। लेखपाल के लिए जो उपयोग है वो भूमि विवाद या मेड़ वगैरह को सटीकता से मापता है। तो जितने भी लेखपाल से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनको आपको जरूर याद रखना है। स्वामित्व योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, ये क्या करती है, तो लॉन्च 24 अप्रैल 2020 को ही पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, डिपार्टमेंट है पंचायती राज इसका। ठीक है, नोडल विभाग है। अब ये क्या करता है, ये जमीन पर लगे फिक्स्ड स्टेशन जो जीपीएस सिग्नल को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करता है। ठीक है, गांव की जो आबादी का जो नक्शा होता है वो ड्रोन से उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक, ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक दिलाता है, उसी को कहते हैं प्रॉपर्टी कार्ड, यानी घरौनी बनवाता है। लेखपाल का यहाँ पे रूल क्या है, तो वो ड्रोन सर्वे के समय जमीन पर चूना डालना और रिकॉर्ड का सत्यापन करना मुख्य काम था। बाकी ये क्या करता है, उन चीज़ों को कैप्चर कर लेता है। तो लेखपाल से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उनको आपको अच्छे से, जैसे नाविक हो गया, स्वामित्व हो गया। इसके बाद ये भी योजना लेखपाल से रिलेटेड है, जैसे एक है DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्राम। यह पुराने भू अभिलेखों का आधुनिक बनाने का एक मिशन है। इसको लॉन्च 2008 में किया गया था, फिर 2016 में इसको लॉन्च कर दिया गया। विभाग हमने बताया भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। ठीक है, ये खतौनी को क्या करता है, कंप्यूटर पर दर्ज कराता है। पुराने कपड़ों के नक्शे को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बदलता है। भूकर मानचित्र जो हर खेत की सटीकता को मापने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने आपको बताया, आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। ठीक है, गगन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जितने पेड बैच में बच्चे जुड़े वो निश्चिंत रहें, ये आपको पूरा पेड बैच में उपलब्ध हो जाएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। लॉन्च 2014 में किया गया। विभाग AAI है, इसका मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसमें क्या है, ये जीपीएस सिग्नल की गलतियों को सुधार कर उसे शुद्ध बनाता है। ये है गगन एप्लीकेशन।
ठीक है। इसका महत्व अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ वगैरह हो गया के समय लेखपाल और राहत टीमों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद करता है कौन? गगन। तो ये भी आपने समझा। अब क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा में क्या उपयोग है, किस तरीके से भूमिका निभाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो किसान ड्रोन ये योजना थी, तो इसको लॉन्च 2022 में किया गया। 75% सब्सिडी तक ये वापस करती थी। कृषि में नई तकनीक का उपयोग करना और कीटनाशकों का छिड़काव, फसल मूल्यांकन और किसी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिएगा। ई नाम योजना 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया गया। देश की जो कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर एक राष्ट्र बनाना इसका एक उद्देश्य है, यानी कि वन नेशन वन मार्केट के ये थीम पे आधारित है। साथी ऐप का क्या है, तो इसको लॉन्च कब किया गया, फुल फॉर्म क्या है, उद्देश्य क्या है, इतना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। देखो एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध है। अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना गूगल वगैरह विकीपीडिया या अन्य एप्लीकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही हम अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कवर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे परमाणु ऊर्जा और गैर विद्युत उसमें क्या उपयोग है, तो बिजली उत्पादन के अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी ये महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोल निभा रहा है। जैसे रक्षा उपकरण में एक भाभा कवच के नाम से, तो भाभा कवच क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के द्वारा भाभा कवच नाम का एक खास बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया है। जो जैकेट सेना और पुलिस के जवानों के लिए हल्की होने के साथ साथ काफ़ी किफ़ायती भी होती है। ठीक है। तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट भी है। तो भाभा कवच क्या है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। ये बात आपके समझ में आई होगी। इसी तरीके से खाद्य संरक्षण और स्वास्थ्य कैंसर चिकित्सा के भी क्षेत्र में लगातार उन्नति की जा रही है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमने सुपर कंप्यूटरिंग का महत्व यहाँ पे समझाया है, तो सुपर कंप्यूटरिंग के लिए आपने देखा कि मौसम का सटीकता और पूर्वानुमान, भारत के पास प्रत्यूष और दूसरा मिहिर जैसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ये मानसून और मौसम का बिल्कुल सटीकता से अनुमान लगाते हैं, जिसके किसानों को सही समय पे अपनी खेती और बुआई की ये योजना के बारे में मदद मिलती रहती है। नई दवाइयों की खोज भी साइंस कर रही है। जैसे सुपर कंप्यूटर नए मॉलिक्यूल्स अणुओं की पहचान कर लेते हैं। ठीक है। इसकी प्रक्रिया को बेहद तेज़ कर देते हैं। इसकी वजह से जो नई दवाई विकसित करने से पहले 10 साल का लंबा वक्त लगता था, अब वो सिर्फ 2 से 3-4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, लेकिन जैसे मौसम के लिए 2 एप्लीकेशन बताई हमने, प्रत्यूष और मिहिर, तो इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से क्रिएट होने के चांस हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आपको कंटेंट अपने कॉपी में लिखना है, इसी तरीके से आपको कंटेंट पढ़ना है। ठीक है। हमने जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको बताया। ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना, ये अब इस योजना का क्या है, तो इस योजना के माध्यम से घरों की छतों पे सोलर पैनल लगवाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे आम आदमी बिजली बिल लगभग शून्य हो जाता है और पैदा होने वाली अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो सरकार बेच करके आर्थिक लाभ भी लिया जा सकता है। आपने देखा होगा इस समय योजना सोलर पैनल के चल रही है, वही है पीएम सूर्य घर योजना। उजाला और एलईडी क्रांति, ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले पुराने बल्बों की जगह अब एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे देश भर के घरों में बिजली के बिल में भारी कमी देखने को मिली है। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, तो अब पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा, जो गन्ने और ख़राब अनाज से बनता है। इथेनॉल आप तो जानते ही हो। ठीक है। इसका दोहरा फ़ायदा यह होगा कि एक तरफ महंगे विदेशी पेट्रोल पर हमारी निर्भरता कम होगी और दूसरी तरफ हमारे किसानों को भी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। तो ये भी आपने समझा। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में, तो शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में जैसे स्वयं और दीक्षा एप्लीकेशन आपने देखे होंगे, तो इन सरकारी जो पोर्टल्स हैं इनके जरिए देश के किसी भी कोने पे बैठे छात्रों को बेहतरीन क्वालिटी बेस्ड मटेरियल ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाता है। वर्चुअल लैब्स क्या हैं, तो जिन स्कूलों या कॉलेजों के पास महंगे वैज्ञानिक उपकरण नहीं हैं, वो छात्र कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से अपने प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट वर्चुअली पूरा कर सकते हैं। अटल
टिंकरिंग लैब्स क्या है? तो ये लैब्स स्कूलों में इसलिए बनाई गई हैं ताकि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ना रटें, बल्कि कुछ नया सोचें, या उन्हें 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी भविष्य की तकनीकों को दिखाया जा सके। तो ये जो आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, तो हम तो सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आप दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ रहे हो, तो उनका पढ़ना, जैसे आपदा से रिलेटेड पढ़ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना, विज्ञान से रिलेटेड पढ़ना, ठीक है। जो हाल ही में आए हैं उनको पढ़ना, ठीक है, उनके सन देख लेना, ठीक है। अब जैसे आपदा से रिलेटेड हमने भुवन और जेमिनी के बारे में पिछले उसमें पढ़ा दिया था, तो वो आप लोगों को देख लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। अब ये नया डेटा आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वो डेटा है जो जनवरी 2025 से और फरवरी 2026 तक का अपडेट डेटा है। अब इससे क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। लिख के दे रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसने वाले हैं। बोलो कैसे, हम आपको समझाते हैं। उसमें सिलेबस में दिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों में 2 तरीके हैं क्वेश्चन आने की। एक तो ये है जो करंट अफेयर बेस्ड होंगे, दूसरा ये है जो पौराणिक, जो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे सीवी रमन ने क्या खोजा, पेंसिलिन की खोज किसने की, ठीक है, ये चीज़ें इनसे आती हैं डायरेक्ट कि पेंसिलिन की खोज किसने करी, आपने डायरेक्ट बता दिया। रमन प्रभाव किसने दिया, डायरेक्ट आपने बता दिया। एक क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में बताइए किस मिशन के द्वारा ये काम किया गया, या किस महिला या पुरुष के द्वारा ये पहली बार घटना घटित की गई। तो ये 2 हो गए। तो उन चीज़ों में हम करंट अफेयर वाला इस वीडियो में कंप्लीट करे दे रहे हैं, और जो वैसी चीज़ें थी जनरल वाली, साइंस वाली हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल लेंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को इसी तरीके से कवर करना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। जैसे डांगटी जानवी, तो ये नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला है। अब ये पहली भारतीय महिला किसका मिशन, नासा का, ठीक है। नाम क्या है, डांगेटी जानवी। ये कहाँ की हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं, और ये मात्र 23 साल की हैं। कितनी, 23 साल की। और सबसे रोमांचक बात इनके लिए एक और निकल के ये आती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 में, कब, 2029 में ये टाइटन स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है, एक कंपनी है TSI के नाम से। किस नाम से, TSI के नाम से कंपनी है। हमने क्या नाम बताया, टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। ये क्या करेगी कि इसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयारी कर रही है 2029 में, और ये उनके लिए भी भारत की पहली भारतीय महिला बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में भी रही थी, तो इनको आप याद रखिएगा। कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। लिग्नोसैट, ये क्या है, जापान का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है। इंपॉर्टेंट थी। हम एक बात आपको फिर भी कह रहे हैं कि एक चीज़ जब आप कोई चीज़ अच्छे से पढ़ोगे तो आपका खुद ही दिमाग बोलने लगता है, नहीं ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, हमको इसको अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो लकड़ी से, तो किस लकड़ी से, तो होनोकी मैग्नोलिया लकड़ी का क्या नाम है, होनोकी मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया था। दिसंबर 2024 में पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित भी किया गया है। गगनयान मिशन क्या है, तो ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, ठीक है, मानवयुक्त होगा, ठीक है। व्योममित्र रोबोट का नाम होगा। भेजा कब जाएगा, 2027 में। तो ये पहला मानवयुक्त मिशन लॉन्च करने की प्लानिंग भारत कर रहा है। क्रू 10 मिशन, तो क्रू 10 मिशन वही मिशन है नासा और स्पेस एक्स का, ये कंबाइंड मिशन था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम थी और बुच विलमोर थे, तो इनको 29 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए इस मिशन को डिजाइन करा गया था, क्रू 10 मिशन, ठीक। चलिए, आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा, चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। प्लीज़ बस आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करिए। बस आप लोग इतना करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है, डैशबोर्ड में हम लोग चेक कर लेते हैं कि वीडियो किस व्यक्ति ने कितनी बार शेयर किया है। तो इतना आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है, वहाँ पर दिखता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये क्या है, तो दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह भारत का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। क्या है, भारी सैटेलाइट है, जिसका वजन लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोग्राम है। यह बिना किसी डिश या टावर के सीधे मोबाइल फ़ोन को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
इसरो के भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2035 तक खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है इसरो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही 2040 तक मानव चंद्र मिशन भी शुरू करने वाला है, तो पूरा करने की योजना है। तो 2 आप याद रखिएगा, ये टारगेट याद रखिएगा। और जो ऊपर हमने गगनयान मिशन बताया, और ऊपर किसका नाम लिया है? डांगटी जानवी का, वो याद रखिएगा। CMS-03 सैटेलाइट, ये इसरो द्वारा सबसे भारी उपग्रह है जिसे LV-M3-M5 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों के बीच सुरक्षित संचार को मजबूती मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये करेक्टर है शुभांशु शुक्ला जी का। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला के बारे में आप याद रखना। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे, और उनके बाद जाने वाला अगर कोई था तो वो है शुभांशु शुक्ला। और ये 18 दिन, ठीक है, 18 दिन बिता करके आए हैं। ठीक है, 20 जुलाई 2025 को पृथ्वी पे वापस आए हैं। तो इनका ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको भी याद रखिएगा। चलिए, जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी हमने पूरे 1 साल को कवर कर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 जो अंतिम जो थीम थी, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना, ये इसकी थीम रही थी 2025 की। तो हो सकता है क्वेश्चन इससे बन जाए। आस्था पूनिया या भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी? याद रखना, क्योंकि आगे आपको पढ़ाएंगे सिर्फ पहली महिला पायलट। ये कौन है? फाइटर पायलट आस्था पूनिया। मैत्री सेकंड या अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाया गया चौथा अनुसंधान, क्या? चौथा, जिसको 2029 तक पूरा करना है। ठीक, ये क्रियाशील हो जाएगा 2029 में, मतलब चलने लगेगा। हमने कहा ये चौथा है। तो अब आप हकीकत में अगर पढ़ रहे होगे तो हमें 3 बताना कि 3 पहले कौन है जो स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे हमको बताना है। चलिए, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर। अब ये क्या था? तो अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं S2025U1। ये यूरेनस का एक चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब होता है उपग्रह है। ठीक है, जो 29वां उपग्रह यूरेनस का बना है, जिसे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा था। लान्यू क्या है? तो ये चीन के पहले मानव युक्त चंद्र लैंडर का नाम है लान्यू। ठीक है, जिसका अर्थ है चंद्रमा को गले लगाना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी कीवर्ड देता है कि लान्यू निम्नलिखित में से क्या है? एक मानव युक्त चंद्र लैंडर का नाम है, या किसी कृषि औजार का नाम है, या इस तरीके से वो देता है। ठीक है, तो ये याद रखें। या चक्रवात का नाम है, तूफान का नाम है, इस तरीके से वो देता है, तो आप इसको याद रखिएगा। निसार उपग्रह क्या है? तो निसार का आपके लिए इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म, ये याद रखिएगा। तो नासा के इसरो के द्वारा इसको चलाया। तो निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका पूरा मुख्य नाम है। तो ये आपके लिए सिर्फ इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट कुइपर क्या है? तो यह अमेजन का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो सीधे तौर पर एलन मस्क के स्टार लिंक को टक्कर देने की प्लानिंग पे काम कर रहा है। अगला हम लोग देखते हैं शनि के उपग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हाईलाइट न्यूज रही थी। अब विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे ब्रह्मांड में बात कर लें कि सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह किसी के पास है तो वो कौन है? तो शनि है। टोटल कितने हैं? 274 हैं। ठीक है, 128 नए चंद्रमा के साथ जुड़े हैं। कितने खोजे गए? 128। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है ये चीज़ें। अंतरिक्ष में लोबिया की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने इस चीज़ को एक नई मिसाल पेश करी है कि PSLV 660 स्पेसडेक्स के मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। स्पाडेक्स मिशन और स्पेस डॉकिंग क्या है? तो इस मिशन के तहत इसरो और SDX-01 और SDX-02 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही भारत के स्पेस डॉकिंग सफलतापूर्वक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बना है। फिक्सेल क्या है? तो स्टार्टअप ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है। ठीक है, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं ये कि
पासंग लहामू शेरपा ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला है। कौन सी हैं? नेपाली। तो ये याद रखिएगा, नेपाली महिला है। इन्हीं के सम्मान में एक चंद्र क्रिएटर का नाम इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, मोहना सिंह ये तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना पायलट बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने अभी बताया था फाइटर पायलट, और यहाँ पे तेजस के लिए बात हुई है। ठीक है, दोनों का नाम आप याद रखिएगा। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलस हाल ही में लॉन्च किया गया और ये एआई आधारित वेब ब्राउजर है। तो एटलस क्या है? एक वेब ब्राउजर है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको लगा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हम आपको बार बार ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि अब 5 नंबर की तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको पूछनी है। ठीक है, और 5 नंबर में इतना बड़ा उसका लेंदी सिलेबस दिया है। इसके अलावा जनरल साइंस है, फिर करंट अफेयर भी है। तो हमारे हिसाब से करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़िए। जितना हमने यहाँ पे समझाया, कुछ अन्य सोर्स भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ से हमने चीज़ें कवर कर दी हैं, बाद में और भी कवर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक चीज़ें, उनको आपको कवर करना। बहुत ज़्यादा आप उसमें रॉकेट साइंस समझिएगा, वरना सारा खेल गड़बड़ हो सकता है। चलिए, ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो हमारे बैचेस हैं, होम गार्ड के हैं, कांस्टेबल का है, यूपीएसआई का तो कंप्लीट होकर के बंद हो गया है, एसएससी जीडी का। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है जीएस रिव्यू। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।